नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडिया जीके में 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आईएनसी दल के थे। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तथा इनकी राजनीतिक पार्टी जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यानी कि आईएनसी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। अनुच्छेद 243 जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदनों के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 234 जो है इसमें न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि नील नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। देखिए, सिकंदरिया शहर जो है यह नील नदी के तट पर स्थित है और बुडापेस्ट जो है यह हंगरी में डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बगदाद जो है यह टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है और लंदन जो है यह टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साओ पोलो है ना। साओ पोलो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो साओ पोलो है। इसमें देख लेते हैं। देखिए, यह ब्राज़ील तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन का व्यापार जो है इसी शहर से होता है, जिसे सेंटोस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ब्राज़ील जो है दुनिया का आबादी व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है ना। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। देखिए, भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। देखिए, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर पश्चिम में क्या है तो अफगानिस्तान है और उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल है और भूटान है। और पूर्व में कौन कौन सा है तो बांग्लादेश है और म्यांमार है। और दोस्तों, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागार्जुन सागर है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं। देखिए, नागार्जुन सागर जो है यह गुंटूर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। इस बांध की नींव जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिसंबर 1955 में रखी थी। इसका नाम जो है बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था तो जो बौद्ध विज्ञान विद्वान थे नागार्जुन, उनके नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट जो है यह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड है ना। झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट जो है यह झारखंड में स्थित है। इसमें देखते हैं। देखिए,
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड के बोकारो में इस्पात कारखाना लगाया गया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है तथा ब्रिटेन के सहयोग से जो कि दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ये सब इस्पात कारखाना का स्थापित किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है वह कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। इसमें देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय एकमात्र असम में ही खनिज तेल का उत्खनन किया जाता था, लेकिन उसके बाद गुजरात तथा बॉम्बे हाई में खनिज तेल का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी है जो कि कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर घाटी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि दामोदर घाटी जो है यह कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। इसमें देख लेते हैं, भारत में कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा जो है गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलता है। गोंडवाना जो है युगीन कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग जो है कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीसरा पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 1967 में हुई थी। हरित क्रांति के जन्मदाता जो हैं प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं एम एस स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी अवधि क्या थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, देखिए यह पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित तथा भारी उद्योग प्रधान योजना थी। इस योजना का केंद्र बिंदु जो था आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना था। इस योजना में राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है एवं दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि झुम्पा लाहिड़ी, है ना। झुम्पा लाहिड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पुस्तक जो है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज यह झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। इसमें देखते हैं, झुम्पा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज जो हैं यह लघु कहानियों का एक संग्रह है जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए उन्हें वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी अन्य पुस्तकें जो थी द नेमसेक थी और द लोलैंड था, है ना। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा का नाम है वो प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। इसमें देखते हैं, देखिए इसे जो है 5 नवंबर 2014 ईस्वी को मुंबई में लॉन्च किया गया था, है ना, बस इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि कोणार्क मंदिर जो है इसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1278 ईस्वी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल यह सूर्य मंदिर जो है पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहलोल लोधी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। चलिए आगे देखते हैं, देखिए दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो था लोधी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इस वंश का शासनकाल जो था 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था।
पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार के साथ दिल्ली सल्तनत जो है इसका पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन है जो कि लाल, बाल तथा पाल द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो था यह लाल, बाल और पाल द्वारा शुरू किया गया था, है ना। इसमें देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में ही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल द्वारा 17 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी कि यूनिट का उपयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेसिबल। डेसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लेते हैं, देखिए ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल जो है यह ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, जबकि 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि जो है यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है ना, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि एक खींचे हुए धनुष से जब तीर छोड़ते हैं तो उस समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसमें देख लेते हैं, एक तने हुए धनुष में जब तक धनुष की डोरी तनी होती है तब तक धनुष की उसकी विशेष स्थिति कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, लेकिन जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है उसे तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है एवं वह तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस प्रकार धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बल, है ना। बल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बल जो है यह कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है। इसमें देखते हैं, देखिए बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेग। वेग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, देखिए दोस्तों, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो सदिश राशि कहा जाता है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत और संवेग, ये सब क्या है? तो ये सब सदिश राशियाँ हैं। और अदिश राशि देखते हैं, इसमें क्या है कि वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो अदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन और विभव, ये सब क्या है? तो ये सब अदिश राशियाँ हैं। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।